आप लोगों का स्वागत है एक नई कक्षा में। आज की जो यह कक्षा है इसमें मैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था पर डिस्कस करूँगा। यह लेक्चर जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वह स्पेशली ऐसे छात्रों के लिए कर रहा हूँ जो हमसे दिसंबर में होने वाली सीटीईटी की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोर्स में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और मैं उन छात्रों को संबोधित करते हुए कहना चाहूँगा कि आप लोगों को मैंने नोट्स अवेलेबल करा दिया है। जूम ऐप पर मैं फेस टू फेस क्लास ले रहा था, हालांकि ये 6 जून के बाद जो है कुछ आपको सामाजिक समारोह या नातेदारी, रिश्तेदारी आदि में संलग्न होने के कारण थोड़ा सा मैं अनियमित हूँ। तथापि मैंने आप लोगों को जो है बता दिया है, 2 वीडियो दिया था, उसके बाद जूम ऐप पर मैंने काफ़ी डिस्कस किया है आपको बाल विकास की अवस्थाओं के संबंध में। तो हम लोगों ने प्रसव पूर्ण अवस्था तक जो है पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज जो है मैं शैशवावस्था, हालांकि शैशवावस्था पर भी चर्चा हुई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं उस ग्रुप के जो कि जूम ऐप पर जो है नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण सही से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो मैं इस रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था पर डिस्कस कर रहा हूं। तो आप लोग इसको जो है ध्यान से देखिए और सुनिए। नोट्स है आप लोगों के पास, लेकिन यदि वीडियो पूरा देख लीजिएगा तो एक व्यापक समझ आपकी जो है तैयार हो जाएगी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो देखिए, शैशवावस्था के बारे में सबसे पहले जो है हम अभी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बारे में शैशवावस्था। ठीक है, आज मेरा स्केच जो है वह बहुत बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहा है। चलिए रेड कलर ही यूज करते हैं, थोड़ा कम दिखेगा, एडजस्ट कीजिएगा। नोट्स है आप लोगों के पास। शैशवावस्था, ठीक है, अंग्रेजी क्या है, इन्फेंसी स्टेज। मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में यह बताया है कि इन्फेंसी स्टेज जो होता है शैशवावस्था, तो उसके लिए आपको अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग उम्र सीमा जो है निर्धारित की है। जैसे कि आप लोगों को मैंने नोट्स के माध्यम से बताया था कि रॉस नाम का मनोवैज्ञानिक है, वह शैशवावस्था को जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक क्या करते हैं, मानते हैं। ठीक है, उसके बाद एक हरलॉक नाम का मनोवैज्ञानिक है, हरलॉक नाम का, वह शैशवावस्था को जो है केवल जन्म से 2 सप्ताह तक मानते, केवल जन्म से 2 सप्ताह तक। ठीक है, लेकिन आपको कोल, ठीक है, जीन पियाजे और आपका जो एनसीईआरटी का बुक है ना, एनसीईआरटी का बुक, ये तीनों जो है शैशवावस्था को 0 से 2 वर्ष के बीच क्या करते हैं, मानते हैं। तो हम लोग जो शैशवावस्था का विशेषता पढ़ेंगे तो वो 0 से 2 वर्ष के बीच ही क्या करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का बुक यही बात मानती है और इसी के आधार पर आपको सीटेट की परीक्षा में प्रश्न पत्र जो है आते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, शैशवावस्था की जो कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, ठीक है, उसमें एक चीज़ है कि इस अवस्था में आपको प्रतिवर्ती क्रिया की अधिकता होती है ना। किसकी अधिकता होती है, प्रतिवर्ती क्रिया की अधिकता होती है, रिफ्लेक्स एक्शन की। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन की इस अवस्था में प्रधानता होती है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। वैसे प्रतिवर्ती शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है प्रतिवर्ती, यानी वापस उसी दिशा में क्या करना,
लौटना, ये प्रतिवर्ती का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, जो कि मैंने आपको शब्दावली का जो नोट्स दिया था उसमें प्रतिवर्ती का मैंने यही अर्थ लिखा था कि किसी विशेष क्रिया के प्रति जो अनुक्रिया होती है, विपरीत क्रिया होती है, वही प्रतिवर्ती क्रिया है। लेकिन मनोविज्ञान में प्रतिवर्ती क्रिया का अर्थ जो है वो कुछ अलग है। जैसे कि संवेग शब्द का फिजिक्स में कुछ अलग अर्थ है, अब मनोविज्ञान में कुछ अलग अर्थ है। तो उसी तरह प्रतिवर्ती क्रिया का अर्थ जो है मनोविज्ञान और जीव विज्ञान में भी, ठीक है, ऐसी क्रियाओं से है जो कि हम अनैच्छिक रूप से संपन्न करते हैं। ठीक है, यानी हमारे शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, वह हम ऐच्छिक रूप से नहीं करते हैं। जब विशेष उस तरह का आपको उसका कारक उपस्थित हो जाता है तो अनैच्छिक रूप से हम वो करते हैं। जैसे कि हमारे आँख का जो पलक है तो वह हम कुछ उसके बारे में सोचते नहीं है कि अब हमको पलक झपकना है, बल्कि वह अपने आप जो है पलक नीचे ऊपर होती रहती है। इसी तरह पलक का झपकना, आपके हृदय की जो धड़कन है उन धड़कनों का होना न, उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो शैशवावस्था में जो है आपको प्रतिवर्ती क्रियाओं की क्या होती है? अधिकता होती है, वह आपको देखने को मिलती है। यह बात मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि शैशवावस्था में प्रतिवर्ती क्रिया बहुत सारे होते हैं। उसमें कुछ प्रतिवर्ती क्रिया ऐसी है जो कि एक निश्चित उम्र के बाद जो है बंद हो जाती है, और शेष प्रतिवर्ती क्रिया जो है वह आजीवन क्या होती है? चलती रहती है। तो ये पहली विशेषता हो गई किसकी? शैशवावस्था की। उसके बाद शैशवावस्था में बच्चे का जो भी संज्ञानात्मक विकास होता है वह ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है, सेंस ऑर्गन के माध्यम से होता है। और ज्ञानेंद्रियां आप जानते हैं हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय है, 14 कर्मेंद्रिय है ना। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन से है? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ठीक है, तो शैशवावस्था में बच्चे का जो कुछ भी संज्ञानात्मक विकास होता है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से ही होती है। वास्तव में शैशवावस्था में ज्ञान इंद्रिय या सेंस ऑर्गन बच्चों के शिक्षक के रूप में न एज ए टीचर रोल प्ले करता है, अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। कौन? ज्ञान इंद्रिय। तो 2 विशेषता शैशवावस्था का हो गया, प्रतिवर्ती क्रिया की अधिकता होती है और बच्चों का जो भी आपको संज्ञानात्मक विकास होता है वो ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से होता है। साथ ही साथ इस अवस्था में बच्चों में आसक्ति भी बहुत हद तक देखने को मिलती है। कौन सा चीज? आसक्ति। एक विशेषता तो प्रतिवर्ती क्रिया हो गया। दूसरा इसका विशेषता शैशवावस्था का क्या है कि सेंस ऑर्गन एज ए टीचर, सेंस ऑर्गन एज ए टीचर। साथ ही साथ अभी तीसरा विशेषता हम आपको बता रहे हैं कि शैशवावस्था में आसक्ति, अटैचमेंट, ठीक है, ये बहुत हद तक आपको देखने को मिलता है। तो अब क्वेश्चन है कि आखिर ये आसक्ति किस चिड़िया का नाम है? अटैचमेंट क्या है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आसक्ति को आप इस तरह से ले सकते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा कि कोई बच्चा है, उसको जो उसका जो पालन पोषण करता है, नियमित जो उसके संपर्क में रहता है, चाहे वह माँ हो, पिता हो या दादा दादी हो, तो उसके प्रति बच्चे के मन में एक आसक्ति जो है वह पैदा हो जाती है। ठीक है, और इस आसक्ति के कारण वो उससे बिल्कुल डरता या घबराता नहीं है। लेकिन यदि अजनबी के बीच वह जाता है, जैसे कि मान लीजिए माँ के गोद में कोई 8 महीना का बच्चा है और वह बच्चा, यदि आप उस बच्चे से बिल्कुल अपरिचित हैं, बच्चे ने आपको पहली बार देखा है, तो आप यदि गोदी मांगिएगा तो वह जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि माँ के प्रति उनके मन में जो है आसक्ति का विकास हो गया होता है।
ठीक है। तो आसक्ति भी इस अवस्था में थोड़ा प्रबल होता है। साथ ही साथ विकास की जो दर है, रेट ऑफ डेवलपमेंट ना, वह जीवन के अन्य जो भी अवस्थाएं हैं, चाहे बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, या जो भी अवस्था है ना, उन सब से विकास की दर सबसे अधिक किसमें होती है? शैशवावस्था में होती है, इन्फेंसी स्टेज में होती है। ये सारा हो गया आपको शैशवावस्था की कौन सी चीज? विशेषताएं। देखिए, इनको जानने के बाद मैंने आप लोगों को एक नोट्स जो प्रोवाइड किया था, तो उस नोट्स में आपको शैशवावस्था से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य एनसीईआरटी के किताब में दिए गए हैं, उसको मैंने क्या किया था? लिखा था। और आप लोग इसको पढ़े होंगे। जूम ऐप पर भी मैंने आप लोगों से इस पर डिस्कस किया था। पहला यह कि नवजात शिशु उतना असहाय नहीं होता जितना कि हम सोचते हैं कि नवजात शिशु बिल्कुल असहाय होता, हेल्पलेस होता। ऐसी कोई बात नहीं है। जीवन जीने की जो आवश्यक क्रियाएं हैं, जैसे कि किसी चीज़ को चूसना न, अपना जो है भावना को बोल कर या रो करके व्यक्त करना, ठीक है, मल मूत्र का त्याग करना, ये सारी चीज़ें जो है बच्चे जन्म से ही सीख करके आते हैं, यानी जन्म से ही सीखे हुए होते हैं। इसके लिए उसको कोई प्रशिक्षण नहीं देना पड़ता। बच्चा माँ के पेट से निकलता है, 2 घंटा के बाद वो माँ का स्तनपान करना शुरू कर देता है। तो कहने का मतलब है कि बच्चे जीवन को बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक क्रियाएं हैं उसके साथ वह जन्म लेता है। कहने का मतलब ये है कि शैशवावस्था में बच्चे बिल्कुल असहाय नहीं होते। हाँ, यह है कि इस अवस्था में बच्चे अधिकांश क्रियाओं के लिए जो है पेरेंट पर क्या होते हैं? डिपेंड करते हैं। लेकिन ऐसा यदि हम मान लेते हैं कि बिल्कुल वह निस्सहाय होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद शैशवावस्था के बारे में ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि जीवन के प्रथम सप्ताह में ही बच्चे जो है ध्वनि का पहचान करना, ध्वनि में विभेद करना कि ये आदमी का आवाज़ है, ये कुत्ते की आवाज़ है, ये वो समझ लेता है। ठीक है, केवल जन्म के प्रथम सप्ताह के बाद ही बच्चा यह ध्वनि को पहचानना, ध्वनि का भेद करना सीख जाता है। उसके बाद नवजात शिशु में बहुत सारी प्रतिवर्त क्रियाएं होती है, जो कि मैंने आगे भी क्या किया है आप लोगों को बताया है इसी लेक्चर में। जैसे कि खांसना न, पलक झपकना, जम्भाई लेना, छींकना न, तो ये सब प्रतिवर्ती क्रिया आपको अधिक पाई जाती है किसमें? शैशवावस्था में। तो ये ऐसी प्रतिवर्ती क्रिया है जैसे छींकना है, खांसना है, पलक झपकना है, हृदय का धड़कना है, ये जीवन पर्यंत बना हुआ रहता है। लेकिन कुछ ऐसी भी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं जो जन्म के कुछ माह तक तो बच्चों में दिखता है, लेकिन उसके बाद वो प्रतिवर्त क्रिया लुप्त हो जाती है, या वो प्रतिवर्त क्रिया ऐच्छिक क्रिया के रूप में क्या होती है? बदल जाती है। तो ऐसे प्रतिवर्त, ये जो प्रतिवर्ती क्रिया मैंने आप लोगों को बताया है, तो देखिए छींकना है, खांसना है, ठीक है, ये सब आपको जीवन पर्यंत बना रहता है। कुछ ऐसी प्रतिवर्ती क्रिया है जो कि समय के साथ क्या होती है? लुप्त हो जाती है। जैसे कि रूटीन है, मैंने 4 इसमें लिखा है आप लोगों के नोट्स में। एक रूटीन है, एक मोरो है, ठीक है। उसके बाद 2 और मैंने आप लोगों को लिखा है, एक पकड़ना और एक बेबिंस्की। कौन सा? बेबिंस्की। रूटीन, मोरो, पकड़ना, बेबिंस्की, ये ऐसी प्रतिवर्त क्रिया है जो कि शैशवावस्था में ही क्या हो जाती है? दिखती है और खत्म भी हो जाती है। जैसे कि रूटीन के बारे में मैंने लिखा है कि बच्चे का यदि हम गाल छूते हैं, ठीक है, तो
बच्चा अपना सिर को थोड़ा सा घुमाता है, कोई भी 3-4 महीना का बच्चा है या 1-2 माह का, उसका आप आराम से क्या कीजिए, गाल छुइए तो अपने सिर को घुमाएगा, मुंह को खोल लेगा। तो ये इसको हम रूटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? रूटीन कहते हैं। और ये रूटीन जो है आपको जन्म के 3-4 महीने बाद जो है वो क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। उसके बाद दूसरा है आपको मोरो। क्या है? मोरो। तो तीव्र शोर की स्थिति में, यानी बहुत अधिक यदि नॉइज हो रहा है ना, शोरगुल हो रहा है, तो बच्चा जो है अपनी पैर को मोड़कर अपनी भुजा आगे की तरफ मोड़ते। बच्चा को यदि बहुत शोरगुल उसके कानों में पड़ा तो अपने पैर को मोड़कर अपनी भुजा को आगे की तरफ क्या करते हैं, फेंकते हैं। इसको मोरो कहते हैं। और यह भी 6-7 माह बाद जो है, 6-7 महीने के बाद ये मोरो भी खत्म हो जाता है। हालांकि तीव्र शोर के प्रति एक अनुक्रिया जो है वो आपको आजीवन क्या होती है, बनी रहती है। साथ ही साथ आपको पकड़ना है, कैचिंग है। बच्चों की माने पकड़ना जो है एक ऐसी प्रतिवर्त क्रिया है जिसमें बच्चे के अंगुली को यदि हम क्या करते हैं, हाथ से बच्चे का जो हथेली है उसको हाथ से या किसी अन्य वस्तु से दबाते हैं हथेली को, तो बच्चा का हाथ जो है ऐसे उंगली क्या होता है, मुड़ जाता है। इसको हम पकड़ना कहते हैं। हालांकि ये 3-4 माह बाद लुप्त हो जाती है। इसके बाद भी पकड़ना की क्रिया जो है, पकड़ने की क्रिया चलती है, लेकिन वह ऐच्छिक क्रिया के रूप में क्या होती है, बदल जाती है। उसके बाद है बेबिंस्की न। यदि शिशु के पैर या तलवे को हम क्या करते हैं, ठोकते हैं, तो पैर की अंगुलियां ऊपर की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जा। आप डॉक्टर को देखे होंगे तो उसके पास जब भी हम, हाँ क्या बात है, अच्छा ठीक। तो हम जो बता रहे थे बेबिंस की, कि बच्चा का जो आपको पैर का तलवा है उसको ऐसे क्या करते हैं, ठोकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी पैर की अंगुलियां जो है वह ऊपर के दिशा की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। इसको बेबिंस की कहते हैं। डॉक्टर साहब बच्चा स्वस्थ है या नहीं तो इसके द्वारा जांच भी करते हैं तलवे को ठोक करके, ठीक है। और यह प्रतिवर्त भी 8 से 12 माह में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। इसके अलावे आप लोगों को जानना चाहिए कि प्रौढ़ों की तुलना में शिशु की दृष्टि हालांकि कम आंकी गई है, लेकिन 1 वर्ष का होते होते शिशु का जो दृष्टि है, विजन है, वह जो वयस्क व्यक्ति है उसी के भांति 20/20 का हो जाता है। यह भी याद रखिए कि नवजात शिशु जन्म के तुरंत बाद जो है सुन सकते हैं। नवजात शिशु हमेशा वर्तमान में रहते हैं। जो उसके नज़र में है उनका अस्तित्व तो उनके दिमाग में होता है, जो नज़र में नहीं है उनका अस्तित्व उनके दिमाग में नहीं होता। भाषा का विकास भी बच्चों में जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। जन्म के तुरंत बाद बच्चे जो रोते हैं वो उसके भाषा विकास का क्या होता है, पहला स्टेप होता है। उसके कुछ दिनों के बाद 5 से 6 महीना के बाद बच्चा बबलिंग करना सीखता है और 9 महीने तक बच्चा शब्द को क्या करता है, सीख जाता है। 2-3 शब्द वह बोलना शुरू कर देता है। उसके बाद बच्चे में ऐसा नहीं है, आसक्ति के बारे में जो हम बताए थे, अटैचमेंट, ऐसा नहीं है कि वह बच्चा को जो अच्छा खाने पीने के लिए देगा वही उसी के प्रति बच्चे में आसक्ति विकसित होती है, ऐसी बात नहीं है। बल्कि जिसके संपर्क सुख को वह प्राप्त करता है, जिसके संपर्क सुख को बच्चा अधिक प्राप्त करता है, उसके प्रति आसक्ति उसमें ज़्यादा क्या होती है, विकसित होती है। याद भी रखना है आप लोगों को कि गामक क्रिया जो है बच्चों में गर्भाधान से प्रारंभ हो जाता है। गामक विकास जो है ना, यानी अंगों की जो गतिशीलता है वो डेवलपमेंट आपको गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। जबकि मनोगत्यात्मक, भाषा विकास और सामाजिक विकास जो है जन्म या जन्म के 4 सप्ताह बाद जो है प्रारंभ होती है। तो ये सारी बातें किसके बारे में हो गई,
शैशवावस्था के बारे में हो गई। देखिए, आप लोगों को शायद थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, लॉन्ग वीडियो है ना, लेकिन आप लोग इसको मैनेज कीजिए। थक गए यदि आप लोग तो यहाँ पर वीडियो को कुछ देर रोक करके यहाँ तक अपना मिनट देख लीजिए, और इसके बाद फिर जो है जब आपको समय मिलेगा तो आगे का आप देखिएगा। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बाल्यावस्था भी बताऊंगा और किशोरावस्था भी क्या करूंगा, बताऊंगा, क्योंकि वैसे भी थोड़ा स्लो चल रहा है बैच और हम लोग इसको तेज करना चाहेंगे, जिससे कि एक बेहतर तैयारी हो सके आगामी CTET का। देखते हैं हम लोग आगे बाल्यावस्था को। इसको देखते हैं बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। ठीक है, देखिए जन्म से 2 वर्ष तक तो हमने पढ़ा है कौन चीज़, तो शैशवावस्था। ठीक है, तो 2 वर्ष के बाद यानी 3 वर्ष से लेकर के और कितने वर्ष तक, 12 वर्ष तक जो है 11 वर्ष तक वो आपको बाल्यावस्था माना गया। 3 से 11 तक क्या माना गया है, बाल्यावस्था। यहाँ थोड़ा सा आप लोग दिमाग में इस चीज़ को एडजस्ट, वैसे मैंने आपको बताया था जो मेरे पर जो क्लास भी थी, कि ये जो बाल्यावस्था है इसको 3 भाग में बांटा गया है। पूर्व बाल्यावस्था, इसी को हम या तो पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं या उत्तर शैशवावस्था, यानी शैशवावस्था का जो उत्तर काल है या बाल्यावस्था का जो पूर्व काल है ना, प्री चाइल्डहुड या लेटर इन्फेंसी। इसका उम्र सीमा आपको 3 से लेकर 5 वर्ष के बीच होता है। उसके बाद आपका जो चाइल्डहुड है ना, बाल्यावस्था सीधा यदि पूछे परीक्षा में, या तो वो आपको देनी है कितनी, तो 6 से लेकर के 12 वर्ष। बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था 3 से 5, जिसको व्यवहार में हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं, वास्तव में वह क्या होती है, 6 से 12 होती है। उसमें भी 2 समय है, एक आपको मध्य बचपन है और दूसरा उत्तर बाल्यावस्था है। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये आपको रहती है इसके संबंध में, क्योंकि सब मनोवैज्ञानिक अपने अपने तरीके से वर्गीकृत किया है, तो हम लोग को मान के चलना है। मध्य बचपन पूछे तो 6 से 10, यानी कुल मिलाकर के ऐसे समझिए, जो कि आपको याद रखनी है कि यदि आपको पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर शैशवावस्था पूछे तो आपका उत्तर होगा 3 से लेकर के 5 वर्ष। यदि आपको सीधे बाल्यावस्था पूछे या उत्तर बाल्यावस्था पूछे तो आपका उत्तर 6 से 11 भी कह सकते हैं, 12 यानी 12 से पहले या 11 के लास्ट तक, ये आपको हो गया बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था। यदि मध्य बाल्यावस्था, मध्य बचपन की आयु आपको पूछे तो वो आपको 6 से लेकर के 10 वर्ष के बीच होगी। तो मैं आप लोगों को पहले जो पूर्व बाल्यावस्था है, कौन सा, पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर शैशवावस्था, 3 से लेकर के 5 वर्ष के बीच ना, पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर शैशवावस्था, जिसका उम्र कितना है, 3 से लेकर 5 वर्ष तक। तो उसमें जो बच्चों का विकास होता है, उसके लिए मैंने आप लोगों को नोट्स जो दिया है उसमें लिखा है कि 3 वर्ष की आयु में बच्चे उछलना, कूदना, दौड़ना सीख जाते हैं। साथ ही साथ वह ब्लॉक बनाना, तर्जनी और अंगूठे की सहायता से वस्तु को उठाना, ये सारी चीज़ 3 वर्ष की अवस्था में बालक सीख जाते हैं। 4 वर्ष की अवस्था में बच्चे जो है प्रत्येक पायदान पर एक एक पैर रखकर सीढ़ियों पर चढ़ना और उतरना सीख जाते हैं। साथ ही साथ चित्रात्मक पहेलियों को
भली भांति वह एक दूसरे से जोड़ना जो है सीख जाते हैं। 5 वर्ष की अवस्था में बच्चे तेज दौड़ना, दौड़ प्रतिस्पर्धा में का आनंद लेना, न हाथ, भुजा और शरीर, इन तीनों को समन्वित रूप से उपयोग करना, ये सारा चीज़ 5 वर्ष की अवस्था में बच्चे सीख जाते हैं। देखिए, पूर्व बाल्यावस्था जो 3 से 5 वर्ष की आयु होती है, इसको आपको खिलौने की अवस्था, टॉय स्टेज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे खिलौने से खेलना जो है बहुत अधिक पसंद करते हैं। साथ ही साथ यह अवस्था जो होती है वह तीव्र अनुकरण की अवस्था होती है। 3 से 5 वर्ष का जो बालक होता है वह अपने बड़ों का बहुत जल्दी नकल उतारता है। तीव्र अनुकरण की उसमें क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। वहाँ है सारा किताब। और उसके बाद इस अवस्था में बच्चों के विचार में अनुत्कर्मण्यता पाई जाती है। बच्चा आत्म केंद्रित होते हैं, उनकी जिज्ञासा काफ़ी तीव्र होती है, सूचकता, अहम केंद्रिता, ये सारे चीज़ जो है ना, इस अवस्था का बालक सजीव और निर्जीव में भेद नहीं कर पाता। 3 से 5 वर्ष का बालक, उसको हम जीववाद कहते हैं। तो हम लोग पियाजे का जब स्टेज पढ़ने लगेंगे ना, तो उसमें जब प्री ऑपरेशनल स्टेज हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें इस अवस्था के बच्चों की सारी विशेषताओं का मैं विस्तार से जो है चर्चा करूँगा। अब हम लोग उत्तर बाल्यावस्था या केवल बाल्यावस्था 6 से 11 के अंतिम या 12 तक के, अब बाबू हल्ला मत करो, बालक की जो विशेषता होती है उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, यह अवस्था जो है बाल्यावस्था, वह शैक्षिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी अवस्था में, बाल्यावस्था में ही बच्चे आपके पास कक्षा 1 में एडमिशन के लिए 6 वर्ष की आयु के बाद आते हैं। इस अवस्था में बच्चों में, बाल्यावस्था की बात कर रहा हूँ, 6 से 12 वर्ष की बात कर रहा हूँ, इस अवस्था में बच्चों में समूह में खेलने की जो प्रवृत्ति है वह अधिक पाई जाती है न। साथ ही साथ इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं उत्तर बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष, वह समलैंगिक और समवयस्क, यानी लड़की लड़की से, लड़का लड़का से दोस्ती करना क्या करता है, पसंद करता है। साथ ही साथ इस अवस्था में बालक में या बालिका में रचनात्मक कार्यों में जो है रुचि पाई जाती है, जैसे घरौंदा बनाना, ये बनाना, वो बनाना, न गुड़िया बनाना, गेंद बनाना। और इस अवस्था में बालक में खोजी प्रवृत्ति पाई जाती है। और जानते हैं, बाल्यावस्था में बच्चों में निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यहाँ वहाँ यत्र तत्र बिना किसी उद्देश्य के घूमने की जो है प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये हम लोग बाल्यावस्था के बारे में जो है न, पियाजे के जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है, उसमें हम लोग जो है स्टडी करेंगे। ठीक है। तो आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं। थोड़ा सा डिस्टरबेंस बीच में हुआ था ना। तो ये हो गई किसकी बात, उत्तर बाल्यावस्था की बात। अब लास्ट में हम लोग किशोरावस्था पर चलेंगे, एडोलसेंस पर चलेंगे। आप लोगों को बीएड की कक्षा में भी मैंने किशोरावस्था पर जो है विस्तृत रूप से कई बार बताया है। इस अवस्था में बच्चे में यौन परिपक्वता का विकास होता है। इस अवस्था में बच्चे को न तो बहुत बड़ा माना जाता है, न ही छोटा माना जाता है। तो एक द्वंद्व की स्थिति में होते हैं बच्चे। जीवन का यह सबसे कठिन काल होता है, जैसा कि पेट्रिक का कहना है। हॉल का कहना है कि किशोरावस्था तूफानों का अवस्था होता है, संवेगों का उतार चढ़ाव काफ़ी इसमें चलता रहता है। साथ ही साथ इसको टीन एज ने जीवन का बसंत काल का है। मैंने नोट्स आप लोगों को दिया है न।
तो ये सारी बातें किशोरावस्था के संबंध में और नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा और डिस्कस कर दूंगा। जो मैप पर इसको कुछ अभी डिस्टर्बेंस हो रही है, तो इस क्लास में इतना ही। और फिर अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आपको आनुवांशिकता और पर्यावरण का बच्चों के विकास पर जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए इसमें इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।